Hello student, now we are going to start electromagnetics VSC first year पेपर सेकंड। अब हम आज आपके लिए स्टार्ट करने वाले यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर फील्ड के बारे में। सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र क्या होता है? हमारे पास में दो तरह की भौतिक राशियाँ होती हैं, सदिश अदिश, तीसरी होती है प्रदिश राशि। लेकिन हम यहाँ पे केवल अदिश और सदिश राशि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अदिश राशि तो वो राशियाँ होती हैं जिनके लिए हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी राशियों को हम जिस क्षेत्र से प्रकट करते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं हम अदिश क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी भौतिक राशि को निर्देशांकों द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ पे हम केवल इसको निर्देशांकों द्वारा इसलिए प्रकट कर सकते हैं क्योंकि जैसे कोई भौतिक राशि है जिसे हम ऐसे प्रकट कर रहे हैं 3x + 2y and the magnitude of this physical quantity at 2 points A and B, if point A coordinates 1 and 2 and point B coordinates 3 and 1, then the magnitude of physical quantity at point A is 3 into 1 plus 2 into 2 is equal to 7 मीटर। इट्स मीन ये जो अदिश राशि है यहाँ पर आपकी दूरी, इसका परिमाण 7 मीटर होगा। कहाँ पे? बिंदु ए के लिए। कैसे? इस फलन के अनुसार। ये जो फलन है आपका, ये आपके अदिश क्षेत्र को प्रकट करता है। तो अदिश क्षेत्र कोई पर्टिकुलर कोई फील्ड नहीं होता। इसके लिए हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, यह एक फलन है जिसे बिना किसी दिशा के हम बता सकते हैं। जबकि सदिश क्षेत्र क्या होता है? सदिश क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, हमने 12th क्लास में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र, ये सदिश क्षेत्र होते हैं। इनको दर्शाने के लिए हम विद्युत रेखाओं की रचना करते थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की रचना करते थे। तो वहाँ पे इनको दर्शाने के लिए हमें एक दिशा की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि किसी पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र को ऐसे वेक्टर लाइन द्वारा, किसी पॉइंट बी पर यहाँ से ये वेक्टर लाइन द्वारा, ऐसे इनको विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे माना विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 3x i कैप + 2y j कैप। अब यहाँ i कैप और j कैप आपके लिए दोनों दिशा को बता रहे हैं। तो यहाँ केवल कोऑर्डिनेट से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको दिशा को भी बताना होगा इस क्षेत्र में। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं क्षेत्र रेखाएं और बल रेखाएं, ये क्या होती हैं। तो सदिश क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं हम किसी क्षेत्र में, उन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, थ्योरेटिकल है टोटल यहाँ तक। और यहाँ पहले भी देख चुके हैं आपने, वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी 12th क्लास में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। किसी क्षेत्र में हम चुंबकीय क्षेत्र को पर्टिकुलर लाइंस द्वारा दिखाते थे। हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेखाएँ बनाई थी, छड़ चुंबक लिया था हमने, वहाँ पे हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनाई थी। ये हमने एक छड़ चुंबक लिया, एन एस, ये इसके पोल्स हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकल के एस की तरफ ऐसे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो भी सदिश क्षेत्र होता है उसके लिए हम क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं, और इन क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब हमें इसके परिमाण की बात करें तो हमने वहाँ पे देखा था, एक फिजिकल क्वांटिटी ली थी हमने, फ्लक्स, एक शब्द काम में लिया था हमने, फ्लक्स। तो वो वहाँ से हम फ्लक्स से इनको भी परिमाण को दर्शाते थे कि किसी बंद क्षेत्र में जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, वो क्षेत्र रेखाएं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। अर्थात किसी जगह पर यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत 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 ज़्यादा है तो वहाँ पर आपके लिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बहुत ही अधिक होगा। ऐसे ही जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाण कम होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल से जितना फ्लक्स निकलता है, अब ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं वही उस सदिश क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। और ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स वो सदिश क्षेत्र है जिसको हम ऐसे कहेंगे, सदिश क्षेत्र में जो फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स होगा वो क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे इस सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा। तो हमने देखा एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या d फाई है। तो हमने यहाँ पे देखा d फाई अपॉन डी है,
ये हो गया यहाँ पे सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का परिमाण। अब यदि हमें फ्लक्स डी फाई को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस ए वेक्टर को यहाँ पे सदिश क्षेत्र लेते हैं और दोनों तरफ एन कैप जो एकांक सदिश है ए वेक्टर की दिशा में उससे अदिश गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एन कैप डॉट एन कैप, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू 1 होते ही आपका ए वेक्टर डॉट एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर के। इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हमें यहाँ पे चाहिए डी फाई, जो फ्लक्स हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू, तो डी ए वेक्टर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब वहाँ पे हम पढ़ते थे विद्युत फ्लक्स ऐसे पढ़ते थे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता था हमारा विद्युत फ्लक्स। ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर हमारे पास में सदिश क्षेत्र है, कौन सा सदिश क्षेत्र, विद्युत सदिश क्षेत्र। डी एस वेक्टर क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसके बराबर होती थी, विद्युत फ्लक्स के बराबर। एज इट यहाँ पे, यहाँ ए वेक्टर क्या है, यहाँ जो हम सदिश क्षेत्र ले रहे हैं वो ये ए वेक्टर सदिश क्षेत्र है, डी ए वेक्टर क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, सदिश क्षेत्र के फ्लक्स के बराबर होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो ग्रेडियंट क्या होती है, ग्रेडियंट के लिए हमने देखा जब हम कोई भी अदिश राशि लेते हैं और यदि हम उसकी प्रवणता निकालते हैं। प्रवणता क्या होती है, प्रवणता होती है किसी भी राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की दर। अच्छा, हम पढ़ते थे दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर बोले चाल होती है, तो हम इसको डिफाइन करते थे कि दूरी मतलब आर या डी डिस्टेंस किसी से भी हम रिप्रेजेंट करते थे और फिर इसमें हम टाइम से डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये चाल के बराबर हो जाता है। अच्छा, हमने वेग पढ़ा था, विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो विस्थापन लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट कोई भी एस वेक्टर, और इसमें टाइम के साथ में हमने परिवर्तन देखा तो डी एस अपॉन डी टी, ये किसके बराबर हो जाता था, वी वेक्टर वेलोसिटी के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे हम परिवर्तन पढ़ रहे हैं समय के साथ में, लेकिन प्रवणता के लिए हम परिवर्तन किसके साथ में पढ़ते हैं, प्रवणता के लिए हम परिवर्तन पढ़ते हैं दूरी के साथ में। तो किसी अदिश फलन में जब हम दूरी के साथ परिवर्तन लेते हैं, लेकिन ये परिवर्तन हमें कैसा लेना है, ये परिवर्तन हमें लेना मैक्सिमम, अधिकतम मान। तो इस अधिकतम मान को हम क्या कहेंगे, उस अदिश फलन की प्रवणता। मतलब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे कि कोई हमने भौतिक राशि ली, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी हमने लिया, लेट ए एक भौतिक राशि है इसमें हम दूरी के साथ में परिवर्तन करते हैं। तो ए में हमने दूरी के साथ परिवर्तन किया डी डी ए ऑफ आर। अब हमें इसका मान अधिकतम चाहिए। अधिकतम मान इसका कब आएगा, जब आर का मान कैसा हो, न्यूनतम हो। अरे जो नीचे राशि है उसका मान सबसे कम होगा, कम से कम होगा, तो इस कंप्लीट क्वांटिटी का मान अधिकतम आएगा। तो ऐसे ही हम इसके लिए जब हम इसकी वैल्यू किसी भी भौतिक राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की वैल्यू अधिकतम लेंगे तो वो अपने आप ही प्रवणता हो जाती है। और जैसे ये प्रवणता को हम एक पर्टिकुलर दिशा के लिए डिफाइन करते हैं कि जिस दिशा में यह परिवर्तन अधिकतम हो रहा है, तो ये अदिश राशि कौन सी राशि में बदल जाती है, सदिश राशि में। वैसे होने को तो ये अदिश राशि होती है, अदिश फलन होता है, लेकिन जैसे हम इसकी प्रवणता लेते हैं ये सदिश राशि में बदल जाता है। इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रेडियंट से। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि हमने दो सरफेसेस ली, पहली S1 दूसरी S2। ये किसी स्केलर फील्ड में है, किसी अदिश क्षेत्र में। तो अदिश क्षेत्र में तो ये सीधी सी बात है अदिश राशि को शो कर रही है। अब यहाँ बिंदु पी पर की अदिश राशि है जिसकी वैल्यू S2 सरफेस पे जाके चेंज हो जाती है। अब ये बदल जाती है, यहाँ से यहाँ तक हम इतना दूर जाते हैं तो ये वैल्यू बदलती है। अच्छा, हमारे पास में ज़रूरी नहीं कि हम पी से आर की तरफ ही जाएं, हम पी से क्यू की तरफ भी जा सकते हैं। S2 सरफेस पे हम किसी भी तरफ, यहाँ पी से हम कोई और थर्ड पॉइंट ले सकते थे, यहाँ टी, इधर पी से हम यू वी, इस सरफेस पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे केवल 2 पॉइंट लिए, एक आर लिया दूसरा क्यू लिया। क्यू के लिए हमने देखा कि जो पी से क्यू तक की डिस्टेंस है वो हम डेल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पी से आर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम डेल एन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेल एन वेक्टर है ये हम इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। जो S2 सरफेस और S1 सरफेसेस हैं
इनके परपेंडिकुलर लंबवत हमने इसको लिया है डेल एन वेक्टर को, कि एकदम हम सीधे जाएंगे यहाँ पे, हम किसी एंगल पे नहीं जाएंगे, हमें एकदम सीधा जाना है यहाँ आर के लिए। तो एन कैप जो एकांक सदिश लेते हैं हम यहाँ पे इसके पृष्ठ के लंबवत, वो डेल एन वेक्टर की दिशा में होगा। तो हमने मान लिया कि माना किसी अदिश क्षेत्र में हम किसी पृष्ठ S1 से दूसरे पृष्ठ S2 तक जाते हैं, S1 पर बिंदु P लेकर S2 के बिंदु R तथा Q तक जाते हैं। इसके लिए हमारे पास में दो पथ होंगे, पहला PR होगा तथा दूसरा PQ होगा। तो PQ को तो हम ले रहे हैं कितना, डेल आर वेक्टर, तथा PR को ले रहे हैं हम डेल एन वेक्टर। अब हम इससे कोई भौतिक राशि है जो कि फाई है, वो S1 पे कुछ और होगी और S2 पे कुछ और होगी। जैसे जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, P के कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, R के कुछ और होंगे, Q के कुछ और होंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे निर्देशांक बदलेंगे तो ये फलन भी बदलेगा। तो हम देखते हैं कि फाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो डी फाई अपॉन डेल आर है। ये परिवर्तन हम दूरी के साथ में ले रहे हैं। तो हमें प्रवणता लेनी है तो डेल फाई अपॉन डेल आर का मान कैसा लेना होगा, मैक्सिमम लेना होगा। इसकी पूरी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, तभी तो ये ग्रेडियंट के बराबर होगा, प्रवणता के बराबर। तो हमने इसको मैक्सिमम लिया, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डेल आर की वैल्यू कैसी हो, मिनिमम हो। तो डेल आर की वैल्यू हमें मिनिमम लेनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा कि हम S1 से S2 तक जाने के लिए जो PR पथ होगा, सबसे छोटा पथ, अच्छा हम P से Q की तरफ जाते हैं, P से यहाँ एक और थर्ड पॉइंट लेते हैं, कोई भी R, S, T, U, V, W कुछ भी, यहाँ पे कहीं भी हम, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए P से और S2 तक जाने के लिए सबसे छोटा पथ चाहिए। तो सबसे छोटा पथ तो हमारे पास में हर एक पॉसिबल कंडीशन के लिए एक ओनली सिंगल पाथ होगा P2R। तो हमें इसके लिए केवल और केवल हम PR पथ का अनुसरण कर सकते हैं। तो हम PR को फॉलो करेंगे, तो इसके लिए ग्रेडियंट फाई क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल एन हो जाएगा। क्यों डेल आर नहीं ले सकते, अब हम डेल आर नहीं लेंगे, हम पी आर के अकॉर्डिंग जाएंगे, और पी आर के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो कितनी ले रहे हैं, हम डेल एन वेक्टर से शो कर रहे हैं, तो ये डेल एन होगी। और इसकी वैल्यू कंप्लीटली कैसी आने वाली है, अब मैक्सिमम आने वाली है। तो हमने अब यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लिया है, डेल एन कैप, जो हम हमेशा एन कैप की डायरेक्शन में लेंगे, परपेंडिकुलर, हम लंबवत ही जाएंगे, तभी इसकी वैल्यू हमें अधिकतम मिलने वाली है। तो इसके लिए हमने एक दिशा को अब बांध दिया है इसके साथ। तो जैसे ही डायरेक्शन इसके साथ बाउंड की जाएगी, ये कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और इसके लिए हम डायरेक्शन ऑलवेज कौन सी लेने वाले हैं, एन कैप की डायरेक्शन लेने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अदिश फलन की प्रवणता होती तो अदिश राशि के लिए है, लेकिन ये होती कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। अब नेक्स्ट हम इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है वो कौन से ऑपरेटर के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वी नो दैट ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज कौन सी वाली, एन कैप डायरेक्शन में। अब हमने इसके लिए एक यहाँ पे वेक्टर लिया, डी आर वेक्टर, उसकी वैल्यू ली आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के जो डी आर वेक्टर वैल्यू है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ग्रेडियंट फाई को डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और इधर डी फाई अपॉन डी एन डॉट एन कैप को भी डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो एन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ये हो गया एम मॉड ऑफ एन एंड मॉड ऑफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। जो आपके स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी कॉस थीटा होता है, तो एज इट ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, ये तो एज इट मॉड ऑफ एन कैप, मॉड ऑफ एन की वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो क्या बचा हमारे पास में डी आर कोस थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ देखा था ये कुछ ऐसा ट्राइंगल था, ये है डेल एन कैप, ये है डेल आर, ये है हमारे पास में आर क्यू, सेम इज ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रहा, ये इनके बीच का एंगल है थीटा, दिख रहा होगा आपको, ये थीटा है इनके बीच का एंगल, ये है डेल एन, ये है आर, और ये है आपके लिए क्यू। अच्छा थीटा के जो सामने साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लंब, ये जो इसके पास वाली साइड होती है ये होती है बेस, आधार, और 90 डिग्री के सामने होता है क्या, हाइपोटेन्यूस, कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया हमारे पास में डी एन और हाइपोटेन्यूस हो गया डी आर, आधार बटे कर्ण, तो आधार डी एन कर्ण डी आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी एन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, डी आर कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं डी आर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, डी एन, हमने डी एन पुट की, डी एन से डी एन कैंसिल आउट हुआ,
तो जो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, डी फाई के। लेकिन हम देखते हैं जब आप अभी सेकंड ईयर में पहुँचेंगे तो वहाँ देखेंगे आप मैथ्स के अंदर आंशिक अवकलन आती है एक चीज़। तो आंशिक अवकलन क्या होता है, आंशिक अवकलन में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जैसे ही हम अवकलन करते हैं तो उसका पर्टिकुलर अवकलन पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अलग होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अलग होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अलग होगा। तो पहले हम एक्स एक्सिस की में करते हैं तो ऐसे लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स, फिर वाई डायरेक्शन, फिर जेड डायरेक्शन। तो ये जो डी फाई होगा वो ऐसे होगा। अब हमने इसको क्या किया, डी फाई को हमने डी फाई के लिए जो ये वैल्यू आई थी डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई मान ले कि यहाँ पे किसी से भी गुना नहीं है, तो हमने माना कि ये 1 से मल्टीप्लाई है। और 1 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 आई कैप डॉट आई कैप। जब हम दोनों का यूनिट वो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे आई कॉस थीटा, तो दोनों के बीच इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1। सेम एज यहाँ पे मैंने ले लिया जे कैप डॉट जे कैप, डी फाई अपॉन डी वाई के साथ चिपका दिया एक जे कैप को और एक दूसरे जे कैप को डी वाई के साथ में चिपका दिया। ऐसे ही यहाँ पे के कैप और के कैप लिया, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे डी फाई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप और यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। इसको एक तरफ लिखा और दूसरा बचा डी एक्स आई कैप, उसको डी वाई जे कैप उसको, और डी जेड के कैप इसको ऐसे लिखा। अब इनको हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे दोनों इन ब्रैकेट्स का, यहाँ से यहाँ तक इसका इसके साथ में, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। क्यों, डेल फाई पहले इससे मल्टीप्लाई होगा आई कैप वाला आई कैप के साथ में, जे कैप वाला जे कैप के साथ में और के कैप वाला के कैप के साथ में, तो ये वैल्यू एज इट आ जाएगी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप एज इट, और ये बन गया हमारे पास में डी आर वेक्टर। तो यहाँ से हम देखें डी फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 4 और वहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों से हम कंपेरिजन करें तो डी फाई डी आर वेक्टर, तो ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल होने वाला है, ग्रेडियंट फाई इक्वल हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, ये पूरा ब्रैकेट इसके इक्वल। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो देखेंगे वो इतनी आने वाली है, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। और ये जो वैल्यू होती है, हम यहाँ पे एक ऑपरेटर पढ़ते हैं डेल ऑपरेटर, डेल संकारक, उसकी वैल्यू होती है ये डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर ऑपरेटर होता है डेल, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम फाई को कॉमन लेके इसको ऐसे रखें तो हम इसको ग्रेडियंट फाई को ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट फाई, और डेल की वैल्यू ये हो गई, ये हो गया हमारा फाई। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।